Hello students, welcome to the class. This is the video lecture series on account of not-for-profit concern. In last video lecture you have learned what is profit and not-for-profit concern and what are the differences between profit and not-for-profit concern. In today's lecture you will learn the receipt and payment account. In business organization, especially not-for-profit business organization, their day-to-day business transactions are recorded in cash book and after that they are posted into the ledger account. जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के डे टू डे ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं और उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है. एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड द कैश बुक एंड लेजर अकाउंट आर बैलेंस. जब इस साल ख़त्म होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैश बुक और लेजर अकाउंट का बैलेंस होता है एंड फ्रॉम दैट बैलेंसेस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड और वही बैलेंस से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट. ये आपने ध्यान में रखना है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ लाइक अ कैश बुक ओनली. सो कैश रियल अकाउंट है इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है. इन दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड. कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा. Receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction for a particular period. एक साल का जितना भी रिसिप्ट है कैश में या बैंक में या जितना भी पेमेंट है कैश और बैंक से वो एक पर्टिकुलर पीरियड का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड all receipts are recorded and on credit side all payments will be recorded. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आप सारा रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हो और जो भी पेमेंट होता है वो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो. दिस अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड क्लोज विथ कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर. ये अकाउंट के शुरुआत में हमेशा आपको ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस मिलेगा और साल के एंड में ये अकाउंट के एंड में आपको हमेशा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस मिलेगा. यू कैन सी हियर द प्रोफॉर्मा ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ऑल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. यू कैन सी हियर द रिसिप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. These receipts are recorded on the debit side and the payment side. All payments regarding previous year, current year or next year. The outstanding expense of previous year which are paid in current year that is recorded in the credit side of the receipt and payment account. Current year expenses, current year payment are also recorded on the credit side and some expenses which organization has paid in advance, so the expenses for the next year which the organization has paid in the current year, those expenses are also recorded on the credit side of receipt and payment account. You have to remember that receipt and payment account is a real account. Receipt and payment account is like a cash book. So you can see the features of receipt and payment account. The first feature, receipt and payment account is a real account. Because receipt and payment account is like a cash book and cash is a real account, therefore receipt and payment account is also real account. Receipt and payment account is similar to cash book. Cash book के जैसा ही है. It includes all type of receipt and payment, revenue and capital. रेवेन्यू तरीके की रिसिप्ट या पेमेंट या कैपिटल तरीके का रिसिप्ट और पेमेंट, ये दोनों ही टाइप के रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं.
It records all receipt and payment made during a particular period, that is previous, current और next year. कोई एक अकाउंटिंग ईयर का जितना भी रिसिप्ट है, भले वो पिछले साल का ये साल में मिला हो, करंट ईयर का मिला हो या नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला हो, अगर पेमेंट है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पेमेंट ये साल में पे किया हुआ हो, करंट ईयर का पेमेंट हुआ हो या तो नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड पेमेंट होगा, तो भी ये इसमें रिकॉर्ड होगा. इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. जो भी इनकम मिलने वाली है और जो भी अमाउंट पे होने वाला है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा. इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड. जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होंगे. दिस अकाउंट इज बेस्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर से ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट बनता है. जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रायल बैलेंस बेस है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेस है. दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. ये अकाउंट में सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस रहेगा कैश और बैंक का, और सबसे लास्ट में क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस आपको मिलेगा. Types of receipt. There are two types of receipt. First is capital receipt. Second one is revenue receipt. Let's take first capital receipt. All such receipts are non-recurring in nature. Capital receipt जो है वो non-recurring है, वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बार बार नहीं मिलती है, and not forming a part of regular flow of income. ये कंपनी के इनकम का रेगुलर फ्लो भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स दिस डोनेशन इज गिवन बाय द डोनर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. कुछ पर्टिकुलर काम के लिए डोनेशन मिला है, उसको कहेंगे स्पेसिफिक डोनेशन. सो दिस स्पेसिफिक डोनेशन इज अ कैपिटल रिसिप्ट. फॉर एग्जाम्पल डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ बिल्डिंग, for sports, for prize fund, etc. So these are the specific donation which is considered as a capital receipt. Some clubs takes life membership fees from its member and they becomes the life member of that particular club. So this life membership fees is also a capital receipt. Sale proceeds of fixed asset means when organization sells some fixed asset and the amount received by selling those assets, that amount is also a capital receipt. So this capital receipt either added in the capital fund. ये capital receipt capital fund में add होगी, otherwise it will be shown separately on the liability side in the balance sheet. या तो उसको capital fund में add करना है, otherwise उसको balance sheet में liability side separately दिखाना है. Now let's see the revenue receipt. All such receipts which are recurring in nature and represent regular flow of income of a concern are known as a revenue receipt. Revenue receipt वो रिसिप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो कंसर्न को बार बार मिलती है और वो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसलिए उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, and it will be shown on the income side in income and expenditure account. Types of payment. Like types of receipt, there are types of payment. First is capital expenditure, second is revenue expenditure, and third is deferred revenue expenditure. Now let's understand this capital expenditure. Capital expenditure are non-recurring expenditure in nature. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है. इट मीन्स कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता है.
वो कभी कभी ही जिसका पेमेंट होता है। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो एक्सपेंस आप करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ सम फिक्स असेट। अगर आप असेट खरीदते हो, नेचुरली आपको उसका बेनिफिट लंबे अरसे तक मिलता है, और असेट आप बार बार नहीं खरीदते हो, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड इट विल बी शोन ऑन दी असेट साइड इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार आता रहता है। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर एन्जॉयड इमीजिएटली। ये जो एक्सपेंस है उसका बेनिफिट आपको विद इन अ करंट ईयर ही मिलता है, और ये एक्सपेंस आपको बार बार करना पड़ता है, इसलिए उसको कहा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय के लिए कंसर्न को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर पेड फॉर 3 years, ₹30,000। इट मीन्स 3 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे हुआ है, 30,000 रुपया, 30,000। इसका मतलब ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट कंपनी को 3 साल के लिए मिलेगा। एवरी ईयर 10,000, 10,000, 10,000 आर दी एक्सपेंडिचर्स फॉर द कंसर्न। तो ये एट अ टाइम पेमेंट हुआ है, बट उसका बेनिफिट 3 साल तक मिलने वाला है। तो जो भी एक्सपेंस हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, वो 3 साल में इक्वली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। So here you can see the effect of total receipt. When revenue receipt is there, you have to record on the credit side of income and expenditure account. रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है, एंड कैपिटल रिसिप्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करनी है। वैसे ही टोटल पेमेंट, if revenue payment is there, it will be recorded on the debit side of income and expenditure account. रेवेन्यू पेमेंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। कैपिटल पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी बैलेंस शीट असेट साइड। कैपिटल पेमेंट आपको बैलेंस शीट असेट साइड रिकॉर्ड करना है। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स फॉर दी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जो कुछ ऐसे टर्म्स है, अकाउंट्स हैं जो आपने समझने हैं स्पेशली नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए। फर्स्ट टर्म इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सब्सक्रिप्शन एक टाइप का इनकम का सोर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए। इट इज़ द एनुअल फीस रिसीव्ड फ्रॉम इट्स मेंबर। सब्सक्रिप्शन में बी पेड मंथली, एनुअली और लमसम अमाउंट फॉर दी लाइफ। अगर लाइफ टाइम के लिए अमाउंट पे हुआ है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मंथली या ईयरली पे होता है तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डोनेशन। डोनेशन मीन्स द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एज अ गिफ्ट फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स। It is the main source of income to finance its activities. ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन है, जो उनको मेंबर या नॉन मेंबर के पास से भी मिलता है, जिसमें से वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डोनेशन, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन मीन्स व्हेन एनी डोनर गिव्स अ डोनेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ जनरल डोनेशन। अगर कोई डोनर ने डोनेशन दिया है और विदाउट एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डोनेशन दिया है तो वो जनरल डोनेशन है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ दिस डोनेशन फॉर एनी पर्पज़। ये ऑर्गेनाइजेशन जनरल डोनेशन को कोई भी एक्सपेंस पे ऑफ करने के लिए कर सकता है।
सो दिस जनरल डोनेशन इज अ रेवेन्यू इनकम है. सेकेंड वन इज स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स व्हेन डोनर गिव्स डोनेशन विथ सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये है कि जो डोनर है उसने डोनेशन देने के टाइम पे ये डोनेशन कहाँ यूज़ होगा उसका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज रिसीव्ड डोनेशन फॉर लाइब्रेरी. कॉलेज को डोनेशन मिला है लाइब्रेरी के लिए. इट मीन्स कॉलेज कैन यूज़ दैट अमाउंट फॉर लाइब्रेरी ओनली एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस. तो कॉलेज को वो पैसा लाइब्रेरी के लिए ही यूज़ करना है और कोई काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता है. सपोज सम हॉस्पिटल गेट्स डोनेशन फॉर अपडेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर. अगर कोई हॉस्पिटल को ऑपरेशन थिएटर अपडेट करने के लिए डोनेशन मिला है तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन. इसका मतलब है कि वो हॉस्पिटल को डोनेशन का पैसा सिर्फ ऑपरेशन थिएटर को अपडेट करने के लिए ही यूज़ कर सकता है. सच काइंड ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन इज़ रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करना होता है. एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इट मीन्स when any new person pay these fees to become a member of that particular concern, that is called the entrance fees or the admission fees. जब भी कोई पर्सन कोई कंसर्न में एडमिट होने के लिए जो फीस पे करता है उसको कहेंगे एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. नॉर्मली एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस are treated as a revenue income because concern gets this kind of receipt every year again and again. That's why it is recurring in nature and therefore it will be treated as a revenue income. Entrance fees और admission fees revenue income है. जब भी ये इनकम कंसर्न को बार बार मिलती रहती है, एवरी ईयर मिलती रहती है, तभी इसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है. Sometimes entrance fees and admission fees are treated as a capital receipt also. When any person pays such fees once in his life and again he will not pay these fees at that time, this is treated as a capital receipt and it will be added in the capital fund in the balance sheet liability side. जब भी कोई पर्सन ये फीस उसकी लाइफ में एक ही बार पे करेगा तभी ये फीस को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस. सम ऑर्गेनाइजेशन चार्ज फीस फॉर मेकिंग पर्सन एज अ लाइफ मेंबर. इट इज़ पेड ओनली वंस इन हिज लाइफ एंड नॉट एनुअली. यहाँ पर ये जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है वो पर्सन अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार वो फीस पे करेगा, इसलिए उसको कहेंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस. ये फ़ीस अगेन एंड अगेन पे नहीं होती है एंड दिस लाइफ मेंबरशिप फ़ीस इज़ ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड इट विल बी एडेड इन द कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस लाइफ में एक ही बार वो पर्सन पे करेगा, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट है और वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड होता है. नेक्स्ट इज लीगेसी. इट मीन्स मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बाय अ डिसीज्ड पर्सन. डिसीज्ड पर्सन मीन्स द पर्सन हु डाइड. इट इज़ वन काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिम to the organization. This gift received by an organization under a will on the death of a donor is called legacy. It means जो पर्सन की डेथ हो गई है उसने अपने विल में मेंशन किया है कि ये पर्टिकुलर कंसर्न को इतना डोनेशन देना है, तो वो डोनेशन क्योंकि डिसीज्ड पर्सन के पास से मिला है इसलिए उसको कहा जाएगा लीगेसी. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट.
Many government organization they gets grant from the government. गवर्नमेंट के पास से ग्रांट मिलती है. फॉर एग्जांपल एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस दे गेट्स ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहती है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, गवर्नमेंट जिम खाना और क्लब्स. तो ये जो गवर्नमेंट है, क्लब्स, जिम खाना, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, इनको जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे ऑफ करने के लिए पैसा देती है उसको कहेंगे गवर्नमेंट ग्रांट. दिस गवर्नमेंट ग्रांट में भी रेवेन्यू और कैपिटल. गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू भी होती है और कैपिटल भी होती है. गवर्नमेंट के पास से कंसर्न को जो भी बार बार उनके रेगुलर एक्सपेंडिचर पे करने के लिए जो ग्रांट मिलती है उससे कहेंगे रेवेन्यू नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट. Capital grant means when government grant gets for specific purpose then it is treated as a capital government grant. यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो ये बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए उसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. Endowment fund. It is a type of gift given by donor. It may be in the form of money or property. It is given to provide a regular income to the organization in the form of interest or rent. Such income to be spent or used for the purpose decided by the donor. It is a capital receipt and will stand in the balance sheet liability side. डोनर ने कोई स्पेसिफिक अमाउंट दिया है जिस पर कंसर्न को इंटरेस्ट मिलेगा, या तो कोई प्रॉपर्टी दी है जिस पर से कंपनी कंसर्न को रेंट मिल सकता है, और वो जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज़ करना है. जब भी ऐसा स्पेसिफिक डोनेशन होगा जिस पर कंसर्न को रेगुलर इनकम होगी तो वो फंड हो जाएगा एंडोमेंट फंड. And this is the capital type of income, capital income है, and that's why it will be recorded in the balance sheet liability side. Honorarium, it is a revenue expense. ये revenue expense है. It is a payment made by the organization to the person who is working honorarily. ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पर्सन को पे करती है जो ऑनररली वहाँ पर काम करता है without any payment. So at that time some small amount is paid to meet the expenses of his transportation and refreshment. That amount is known as honorarium. यहाँ पे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर विदाउट एनी पेमेंट सर्विस देता है तो उसको जो वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा देगी उनके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं या तो उनका रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस है वो चुकाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट दे रही है वो उसको कहेंगे ऑनरेरियम. स्पेसिफिक फंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पेशल फंड. एन ऑर्गेनाइजेशन मे क्रिएट अ स्पेसिफिक फंड टू मीट द स्पेसिफिक पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, Education Institute created a prize fund and they have collected donation to give this prize fund. So here they will create a prize fund and it will be appear in the balance sheet liability side, and from that prize fund they will award the prize to the students. कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अगर प्राइज़ देने के लिए लोगों के पास से डोनेशन लिया है तो वो प्राइस फंड नाम का एक फ़ंड क्रिएट करेगी. वो अपीयर होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और वही पैसे में से बच्चों को प्राइज़ दिया जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक फंड. द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Expenditure account is the summary of revenue, income and revenue expenditure. It is like a profit and loss account and therefore it is a nominal account.
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो समरी है रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है और इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। In income and expenditure account, all revenue income of the current period are credited. जो भी रेवेन्यू इनकम है करंट ईयर की वो इसमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। ऑल इनकम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट। जो नेक्स्ट ईयर की या तो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वो इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। All incomes pertaining to current year, whether received or not received or received during the previous year for this year are taken into the account. मतलब यहाँ पर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम रिसीव होगा। अगर करंट ईयर का इनकम लास्ट ईयर में रिसीव हुआ है तो भी वो इसमें रिकॉर्ड होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर का इनकम ये करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं होगा। इन एक्सपेंडिचर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट पीरियड आर डेबिटेड। जो भी एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंस करंट ईयर के वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट। जो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट हुआ है या तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो पेमेंट बाकी था वो ये साल किया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू करंट ईयर वेदर एक्चुअली पेड और नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर आर टेकन इनटू द अकाउंट। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के जो भी एक्सपेंस होंगे वो कंसिडर नहीं होंगे, करंट ईयर के ही एक्सपेंस कंसिडर होंगे। अगर लास्ट ईयर में करंट ईयर का एक्सपेंस पे हुआ है तो भी वो ये साल में कंसिडर होगा, लेकिन लास्ट ईयर का पेमेंट जो करंट लास्ट ईयर का पेमेंट आउटस्टैंडिंग था वो अगर ये साल में पेमेंट हुआ है तो वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account is a nominal account. The account records only revenue expenses and income of the current year. Current year का ही income और expenses जो revenue income revenue expense है वही record होगा। It is similar to the profit and loss account. Profit and loss account जैसा ही है। It is prepared to find out surplus or deficit. Because not for profit concern, the objective of this not-for-profit concern is not to earn profit, and therefore, if some gain is there, then it will be recorded as a surplus, and loss is there, then it will be recorded as a deficit. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसको सरप्लस करके कहा जाएगा और जो भी लॉस होगा उसको डेफिसिट कहा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ ऑलवेज अकम्पनिश विथ बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी बनानी रहती है। इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही अकाउंट है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। सरप्लस और डेफिसिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड करना है और डेफिसिट मतलब लॉस होगा तो सब कैपिटल फंड में से वो लेस हो जाएगा। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश आइटम्स एज वेल एज नॉन कैश आइटम। जो करंट ईयर के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है कैश और नॉन कैश आइटम वही इसमें रिकॉर्ड होगी। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे भी बनानी बहुत ज़रूरी है। फाइनल अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट है उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। आपने पहले भी देखा है कि बैलेंस शीट में क्या होता है, तो सारा लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता है। अ बैलेंस शीट ओनली शोज कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में आप सारे कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड करते हो। द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी इज टर्म एज कैपिटल फंड। अगर असेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी से
तो उसका जो डिफरेंस है उसको आप कहोगे कैपिटल फंड. इफ़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज़ नॉट नोन, इट कैन बी असर्टेन एज द बैलेंसिंग फिगर बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट. अगर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का नहीं दिया है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो. So here we have learned what is the receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet.